हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं कुबरनेटिस के ऊपर। हम आज ट्राई करेंगे कि kubectl के थ्रू कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय किया जाए, उसके सर्विसेज वगैरह बनाने में भी हम kubectl का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, हम आज ग्राफिकल बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले। हम जो भी है CLI से करने की कोशिश करेंगे। ऑटोमेशन वगैरह होते हैं वो हमें करने होंगे, तो उसके लिए kubectl बहुत ज़रूरी है। खासकर जैसे अगर आप पाइपलाइन में आप कोई भी डिप्लॉयमेंट चलाते हो, ठीक है, उसको चाहते हो कि अपने प्रोडक्शन में या किसी भी इन्वायरमेंट में वो जाके डिप्लॉय हो जाए, तो उसके लिए kubectl ही ज़रूरी है। तो धीरे धीरे हम एप्लीकेशन ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। आगे हम ऑटोमेशन की क्लासेस बहुत पढ़ेंगे, साथ में क्लाउड भी आने वाला है, क्लाउड भी पढ़ेंगे हम। तो चलिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं हमारे जो कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर है उसको। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो kubectl है और जो UI है वो API से बात करता है। और API किससे बात करता है? API सर्वर से, API के थ्रू, ठीक है। और ये पूरे जो कुबरनेटिस का जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करता है। आप देख सकते हैं etcd को भी करता है, स्केडुलर को भी करेगा, अपना क्यूबलेट को भी करेगा, क्यूब प्रॉक्सी भी करेगा, डॉकर भी करेगा। और यहाँ पे जो आपके यूज़र हैं डायरेक्ट क्यूब प्रॉक्सी से बात करके आपके जो डॉकर के जो कंटेनर डी कह लें उसके अंदर के जो पॉड्स हैं उनसे बात करेंगे। और एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। अगला देखते हैं। तो देखते हैं कैसे हम वर्डप्रेस पे नए फाइल्स बनाएंगे और किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको जैसा ये फ़ोल्डर है, आप चाहे तो यहाँ से फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं जो आपका वर्डप्रेस है वो। नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे खोलना है तो कोड के आगे डॉट लिख दो और ये डायरेक्ट आपका नया वाला वर्डप्रेस खोल देगा। और एक बार बोलेगा कि रिपोजिटरी को आप ट्रस्ट कर लो, ठीक है। तो मैं इसको ट्रस्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मैं लोकल पे बना रहा हूँ ना। पीछे वाले मैं उसको डिलीट कर दूँगा। और ये जो है मेरा अब इसका काम है, देखेंगे इसको। यहाँ पे कुछ अपडेट मांग रहा है, इसको मैं लेटर कर देता हूँ और इसको मैं मैक्सिमाइज़ करूँगा। तो ये एक्चुअली मेरा फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। अगला मुझे क्या करना है, अब मैं इस पर अपने जो भी YAML फाइल लिखना चाहता हूँ वो मैं लिख सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कुबरनेटिस का, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने YAML फाइल लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसको यही से हम चलाने की कोशिश करेंगे और फिर डैशबोर्ड में देखेंगे उसका क्या असर पड़ता है। नया फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, MySQL stateful set.yaml। इससे याद रहेगा कौन सा फाइल क्या काम का है। यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, API वर्जन ये लो V1 आ गया, एंटर किया मैंने। काइंड क्या है ये? स्टेटफुल, देखिए अपने आप आ रहा है स्टेटफुल सेट। ये देखिए, आप देखिए जैसे मैंने किया ना, पूरा अपने आप ही ये टाइप हो गया, अपने आप एक फॉर्मेट इसने बना के दे दिया। तो ये हेल्प करता है आपको कि किस तरीके से ये आपका चलेगा। बस आपको इस फॉर्मेट को पकड़ना है, इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। तो मेटा डेटा में मैंने लिख दिया स्टेटफुल। मेटा डेटा में मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एप्स V1 है ना, इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल। ये इसके आगे मैं यहाँ पर लिखता हूँ apps/V1। काइंड स्टेटफुल सेट है। मेटा डेटा का नाम क्या होगा इसका? मैं क्योंकि ये MySQL बनाना है तो मैं इसको लिख देता हूँ MySQL, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। स्पेक में स्पेक के अंदर मुझे रेप्लिकास वगैरह काफ़ी सारी चीज़ देखने होंगे। इसके अंदर रेप्लिकास 2 है यहाँ पे। हाँ ठीक है, 2 तो बनना ही चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे सही लगता है 2 तो होना ही चाहिए। और ये हो जाएगा सेलेक्टर मैच लेबल्स में। लेबल्स में ये जो है ये MySQL होगा, MySQL। यहाँ पे भी मैच लेबल्स में सेलेक्टर जो है MySQL कर देंगे,
ठीक है। सर्विस नेम पूछ रहा है ये, तो सर्विस नेम हमारा सेम MySQL लिख देते हैं इसको। सर्विस का जो नाम है, ये सर्विस भी बना रहा है ना साथ में, ये देखिए सर्विस भी बना रहा है। और जो है अब कंटेनर्स देख लेते हैं, कंटेनर्स में क्या बोल रहा है ये। कंटेनर का जो नाम होगा ना, ये सॉरी, कंटेनर का नाम हम डेटाबेस रख देंगे, याद रहेगा हमारे को कि ये डेटाबेस से है। इमेज जो होगा MySQL ले लेते हैं। MySQL 5.7 ऐसा कुछ, ठीक है। MySQL 5.7 कंटेनर पोर्ट 3306, इसने एक्चुअली में वेब सर्वर को दिया है 3306, ये आ गया। अब पोर्ट का नाम पूछ रहा है ना, इसको करेंगे हम, पोर्ट का नाम जो है इसको हम रखेंगे कंटेनर पोर्ट पे कर रहे हैं 3306। पोर्ट का नाम हम DB लिख सकते हैं, कम से कम DB पोर्ट ऐसे कुछ लिख सकते हैं। वॉल्यूम माउंट्स हमें देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम माउंट्स कैसे होगा। वॉल्यूम माउंट्स होगा हमारा जो नेम होगा ना, नेम हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि ये हमारा होगा SQL का डेटा होगा ये, तो MySQL माइनस डेटा लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या चीज़ हम माउंट करना चाहते हैं, तो आपको पता है where lib और MySQL होता है ना इसका पाथ, where lib MySQL के अंदर ही आपके टोटल डेटा होते हैं। तो हम जो MySQL का जो पाथ है उसको हम ये रख देंगे MySQL डेटा, ठीक है। वॉल्यूम क्लेम टेम्पलेट ये आ गया हमारा। मेटा डेटा में जो मेटा डेटा है हमारा वो हम डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं इसको MySQL, ठीक है। और एक्सेस मोड है रीड राइट वंस, रिसोर्सेज रिक्वेस्ट, स्टोरेज 1 GB, 1 GB का फ़िलहाल हम इसको स्टोरेज देना चाहते हैं, तो ये है। अब आप चाहो तो kubectl को डायरेक्ट यहाँ से चला भी सकते हो, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि यहाँ से नहीं चला सकते kubectl, ठीक है। और -F करके इसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये हमारा एक स्टेटफुल सेट का YAML बन गया, बड़ी सिंपल तरीके से। अगला देखते हैं, एक बार बात कर लेते हैं इसके। देखो हमने स्क्रिप्ट तो बना लिया ना, बट इसको टेस्ट करना भी ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट उठा के चला दिए और वहाँ पे कुछ भी चेंजेस हो गए। kubectl अप्लाई यही होता है ना, फाइल का नेम होता है kubectl अप्लाई, और फाइल का नेम आप -F दे सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे एक ही फाइल है तो अपने आप ही उठा लेगा। बाकी आप -F करके ना MySQL का फाइल भी दे सकते हो, उसको लिख दो ड्राई -run ऐसा कुछ। अच्छा ड्राई रन क्लाइंट है ये ना, नो ऑब्जेक्ट्स पास टू अप्लाई, ठीक है। ड्राई रन क्लाइंट लिख देते हैं, CLINT क्लाइंट, नो ऑब्जेक्ट पास टू अप्लाई। चलिए तो ये ठीक है। तो चलिए इस पॉट के लिए मैं अब मुझे सर्विस बनाना पड़ेगा। तो सर्विस जो है, जैसे कि जो पोर्ट में या जैसे आप किस चीज़ में उसको एक्सपोज करना चाहते हो, क्लस्टर आईपी में, नोड पोर्ट में या लोड बैलेंसर में, तो उसके लिए सर्विस बनानी पड़ती है, ठीक है। या तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, एक चीज़ तो ये है कि साथ में चल जाए, नहीं तो आप अलग से फ़ाइल भी बना सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ अलग फ़ाइल बनाने की। और इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये भी हो सकता है कि मैं सबको नंबरिंग दे दूँ कि नंबर के हिसाब से अपने आप चले वो, या मैं ऐसे ही फ़िलहाल डाल देता हूँ। मैं यहाँ लिख दूँगा MySQL service.yaml, ठीक है। अब मुझे इसमें कुछ लिखना पड़ेगा सर्विस के बारे में। सर्विस के लिए भी सेम वैसे ही हमें लिखना है, हमें लिखना पड़ेगा API वर्जन, ये मैंने ले लिया V1, ठीक है। काइंड क्या होना चाहिए, ये काइंड है सर्विस। अगर मैं सर्विस लिखूँगा, देखिए सर्विस कंप्लीट, सर्विस अकाउंट, काफ़ी सारी चीज़ इसके अंदर आ जाते हैं। ये देखिए कुबरनेटिस के सीक्रेट्स वगैरह हैं, तो मेरा जो लिंटर है ना वो उसके थ्रू अपने आप आ रहा है। ये
कंप्लीट करूँगा तो ये देखिए ये कंप्लीट आ जाएगा अपने आप। बस मुझे इसको एडिट करना है। काइंड को हटा के बस मैं यहाँ पे इसको बस सर्विस मुझे करना था। API वर्जन में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो अपने आप वो बता भी देता है। ये देखिए ये बता रहा है ना ये एरर, ये देखिए ये एरर अपने आप बता रहा है क्योंकि इसमें 3 दिए हैं। तो मोस्टली हम क्या करते हैं ना, क्लस्टर IP पे इसको एक्सपोज करते हैं, तो हम सिर्फ क्लस्टर IP रखेंगे। ये अब देखिए अब मेरे जितने भी एरर्स थे वो हट गए। V1 लिखा है मैंने, सर्विस लिखा है, ठीक है। मेटा डेटा क्या होगा, सर्विस का नाम। सर्विस का नाम मैंने क्या डालना है, मुझे MySQL सर्विस लिख देता हूँ, MySQL माइनस सर्विस। और कोशिश आप करना कि सब चीज़ ना आप स्मॉल में लिखने की, ठीक है। फिर यहाँ पे ना मेरे को सेलेक्टर मिलेगा, सेलेक्टर पे मैं लिख देता हूँ MySQL। अब मैं बताऊँगा ये हम ऐसा क्यों लिखते हैं। जो सेलेक्टर है ना, ये इस फाइल में जाऊँ तो इसमें भी ना जो सेलेक्टर है मेरा, ये सेलेक्टर, ये भी MySQL है। इसका नाता है, मतलब दोनों। ये किसके लिए सर्विस बनाएगा ये, अब ये जो सर्विस है ये चलेगा तो किसके लिए बनाएगा, तो सेलेक्टर से पता चलता है कि ये इसके लिए सर्विस बना रहा है, ठीक है। तो ये आ गया MySQL। स्पेक्स के अंदर मैंने लिख दिया था सेलेक्टर, और जो सेलेक्टर का नेम था वो मैंने लिखा था MySQL। अब टाइप डालते हैं। टाइप जो है मेरा क्लस्टर IP था। पोर्ट का आपको ध्यान रखना है, पोर्ट आपको क्या डालना है, ठीक है। पोर्ट आपको डालना है 3306। टारगेट पोर्ट, उस पर भी आप टारगेट पोर्ट भी लिख सकते हो चाहो तो। टारगेट पोर्ट भी आप 3306 कर सकते हो। नहीं, ये क्लस्टर IP है तो क्लस्टर IP में अपने आप ही वो पोर्ट लेगा, तो ये हम हटा देते हैं। अगर नोड पोर्ट होता ना तो हमें अलग से लिखना पड़ता। नोड पोर्ट होता तो उसमें हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया पोर्ट हमारा। प्रोटोकॉल भी लिख देते हैं, प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल में डाल देता हूँ, TCP पे चलेगा ये, ठीक है। बाकी सब चीज़ मुझे सही लग रहा है। ये नेम ऑफ द पोर्ट बोल रहा है ना, नेम ऑफ द पोर्ट रह गया, ये होगा मेरा नेम ऑफ द पोर्ट। मैं डाल देता हूँ इसको DB पोर्ट लिख देता हूँ, और क्या DB पोर्ट ऐसा कुछ लिख देता हूँ। ये मैंने कर दिया सेव। तो ये भी अब एरर फ्री हो गया और सही हो गया ये। नेक्स्ट आता है हमारा वर्डप्रेस का डिप्लॉयमेंट। तो इस पे भी हम 2 फाइल्स बनाएंगे। एक हम बना देंगे हमारे पॉड के लिए, और दूसरा हम बना देंगे उसके सर्विस के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर एक नया फाइल लेता हूँ, यहाँ पे नाम डाल देता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है, डिप्लॉयमेंट। तो इससे पता चल जाएगा ये कौन सा फाइल है, .yaml। ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल आ गया। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा ना, API वर्जन 1, ठीक है, काइंड। ये डिप्लॉयमेंट है मेरा, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। पहले वाला जो था वो पॉड था ओनली, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ये सिर्फ जो काइंड था इसका, ये स्टेटफुल सेट था, स्टेटफुल सेट के अंदर जाएगा। और ये अब मैं डिप्लॉयमेंट बना रहा हूँ, काइंड। काइंड क्या होगा, डिप्लॉयमेंट। देखिए डिप्लॉयमेंट कंप्लीट, डिप्लॉयमेंट सिंपल। तो ये आपको विजार्ड खोल के दे देगा। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपने हिसाब से लिखूँ, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट क्या आ गया, ये देखिए इसने अपने आप ही ले लिया। इसने क्या किया ना, अपने आप ले लिया। मैं तो Ctrl+Z करता हूँ। डिप्लॉयमेंट क्या आ गया, मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होगा मेरा, ये देख लेते हैं। मेटा डेटा जो होगा मेरा, अगर मैं एंटर करूं और एक स्पेस दे देता हूं बस, तो अपने आप, या टैब मारोगे तो अपने आप ही वो ना एक जो उसका इंडेंट होगा या जो स्पेस वगैरह होगा एक ही तरीके से आएगा। मतलब जो फॉर्मेट है ना वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसका नेम होगा वर्डप्रेस, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर मारूंगा, देखिए उसने सेम लाइन ले लिया, लेकिन मुझे फिर से बैक लाइन पे जाना है। तो मैं ये करूँगा, स्पेक डाल देता हूँ। स्पेक क्या होगा, स्पेक, एंटर।
फिर एक टैब मारूंगा। स्पेक के अंदर क्या क्या होगा, रेप्लिकास, कितना रेप्लिका होंगे, इसके भी रेप्लिका मैं कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा हाईली अवेलेबल बनाना चाहता हूँ ना। सेलेक्टर लिख देता हूँ मैं। देखिए ये फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप उस पर, अगर मैं विजार्ड के थ्रू करता जो अपने आप इसको कोड दे दिया था इसने, उसके थ्रू करूँगा तो मेरा जो फॉर्मेट है ना वो कभी ख़राब नहीं होगा। बस आपको कुछ रिप्लेसेस करने हैं। ऐसे लिखना थोड़ा मुश्किल है कि भाई कौन से में स्पेस आएगा, कौन से में नहीं आएगा, स्पेक के अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं, ये सब थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब करते करते आपको आ जाएगा। ये देखिए सेलेक्टर कर लिया मैंने। अब सेलेक्टर के अंदर मुझे मैच लेबल्स देने होंगे, तो फिर टैब मारता हूँ, मैच लेबल्स। ये देखिए अपने आप मैच लेबल्स आ गए। ठीक है, मैच लेबल्स में मैं चाहता हूँ ऐप, मेरा ऐप कौन सा हो, तो मैं लेबल्स बना रहा हूँ एक्चुअली में, वर्ड प्रेस। एंटर किया, फिर से उसी पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, बैक जाना पड़ेगा एक बार। यहाँ पे अब मैं टेम्पलेट देखता हूँ। टेम्पलेट का आगे एंटर, यहाँ पे लिखूँगा मेटा डेटा। मेटा डेटा में क्या क्या होगा वो देखता हूँ। मेटा डेटा के अंदर मुझे चाहिए वो होगा लेबल्स। लेबल्स के अंदर अब मुझे लेबल्स जो है ना मैच कराने होंगे, वो होगा ऐप। तो मेरा वर्डप्रेस है। ठीक है, फिर से मेरा एंटर आगे आ जाएगा यहाँ पे, और फिर मुझे एक बार पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये फॉर्मेट सही है मेटा डेटा, क्योंकि मेटा डेटा जो है ना इसके 2 आगे ना, मेटा डेटा लेबल्स। मेटा डेटा के अंदर लेबल्स आ गए, लेबल्स का जो वैल्यू है ये आ गया। अब मैं कुछ नया जो कर रहा हूँ ना मेटा डेटा के बाद, और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ स्पेक कर रहा हूँ, स्पेक। तो ये मैंने एंटर कर दिया। अब स्पेक के अंदर मुझे जो लिखना है मैं वो लिखूँगा। तो एक टैब मारूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूँगा कंटेनर्स। ये कंटेनर्स का देखिए, कंटेनर्स का अपने आप इसके अंदर आ गया क्या क्या चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल मैं हर चीज़ मैनुअली लिख रहा हूँ ना, तो फ़िलहाल तो ऐसे नहीं लिखता। सबसे पहले कंटेनर्स के अंदर मैं लिखूँगा कंटेनर का नाम। तो कंटेनर का नेम क्या होगा, नेम वर्डप्रेस। उसका डेटाबेस था, इसका वर्डप्रेस डालूंगा मैं। ठीक है, अब मुझे इमेज लिखना है। देखो ये कंटेनर्स के अंदर का ही स्पेक चल रहा है ना, इसलिए इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। इमेज क्या होगा, इमेज मेरा वर्डप्रेस का इमेज होगा। वर्डप्रेस पुराना वर्जन लेके देखते हैं, 5.8.3। PHP 7 पे चलेगा ये, अपाचे वाला। ठीक है, इमेज आ गया मेरा। अगला पोर्ट्स क्या होंगे इसके, तो यहाँ पे एक बार पीछे जाऊँगा, माइनस लिखूँगा, आगे आ जाऊँगा। कंटेनर पोर्ट, ये कंटेनर पोर्ट क्या होगा मेरा 80, क्योंकि अपाचे जो है पोर्ट 80 पे चलता है। नेम, इसका नेम क्या होगा, तो ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे नेम लिखा ना, देखिए गलत दे रहा है ना, ये स्टार्ट एट द सेम कॉलम नेम, सीधे मैं नहीं बोल रहा वो। ये करूँ तो ये देखिए नेम आ गया ना, ये देखिए अब एरर चला गया। तो ये बताते रहता है आपको कि कहाँ पे एरर है और कैसे उसको आपको ठीक करना है। तो पोर्ट्स के अंदर मैं डाल दिया था कंटेनर पोर्ट्स। कंटेनर पोर्ट का अब नेम पूछ रहा है, तो ये वर्डप्रेस का होगा, वर्डप्रेस ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, फिर मैं एंटर करता हूँ। अब जैसे ये कंटेनर्स का जो भी मैंने दिया ना, इसको देखो यहाँ पे कंटेनर्स लिखा मैंने, उसका इसका नाम डाल दिया, फिर इमेज का नाम डाल दिया, फिर पोर्ट डाल दिया, फिर पोर्ट्स का कंटेनर पोर्ट दे दिया, उसका नेम डाल दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ ना, वापस जाता हूँ यहाँ पे,
पोर्ट्स आ गए मेरे, कंटेनर्स था मेरा वर्डप्रेस, ये आ गया। यहाँ तक तो ठीक था मेरा। स्पेक के अंदर कंटेनर्स था, कंटेनर्स के अंदर नेम था वर्डप्रेस, फिर इमेज था, फिर पोर्ट्स था। ठीक है, तो पोर्ट्स के अंदर था मेरा, अब देखिए ये जो पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स के अंदर जो मैं कंटेनर पोर्ट लिख रहा हूँ ना, ये सीधे लाइन में नहीं है, ये थोड़ा सा टैप होना चाहिए पोर्ट्स के अंदर ना। इसको ये देखिए मैंने ना गड़बड़ ये किया था, पोर्ट्स जो है वो सीधे में नहीं था। वो देखो पोर्ट्स बना रहा हूँ ना मैं, पोर्ट्स का जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो ये है, अगर मैं इसको सीधे में रखूँगा ना तो इसको यही समझ जाएगा, ये पोर्ट्स के बाद का वैल्यू समझ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। मैं अगला आता हूँ, अब मेरे पास जो है वो है वॉल्यूम माउंट्स। वॉल्यूम माउंट्स ये देखिए, तो वॉल्यूम माउंट्स के अंदर नेम मैं डालूंगा वॉल्यूम माउंट्स का, ये वर्डप्रेस का डेटा होगा। तो यहाँ लिखूंगा वर्डप्रेस अंडरस्कोर डेटा, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, नहीं माइनस डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस डेटा के बाद माउंट पाथ क्या होगा इसका, अब वर्डप्रेस का डेटा होता कहाँ पे है ये हमें ध्यान देना है ना। तो माउंट पाथ हमारा होगा /var www HTML। ठीक है, HTML का मैंने दे दिया। अब इसको देखते हैं, वॉल्यूम तो हो गया। अब हम इन्वायरमेंट भी सेट कर देते हैं, env, कुछ इन्वायरमेंट भी देने होते हैं ना इसके। तो मैं इसको, अब मैं इन्वायरमेंट्स के काम करूँगा। तो नेम इन्वायरमेंट का एक नाम बोल रहा है ये, तो वर्डप्रेस का DB होस्ट पर डाल देते हैं। तो इसको ये देखो, ये ना वर्डप्रेस का जो वेरिएबल होता है ना उस फॉर्मेट में देना है, इसलिए पूरे कैप्स में होगा। तो वर्डप्रेस _DB_होस्ट, अगर आप वर्डप्रेस का कॉन्फ़िग फाइल खोलेंगे उसमें वर्डप्रेस DB होस्ट ऐसे लिखा होता है और इसी का हम वैल्यू देना चाहते हैं। ठीक है, तो नेम तो आ गया मेरे पास, वैल्यू नहीं आया है, तो वैल्यू के लिए मैं 2 स्पेस देता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू के आगे मैं क्या लिखूँगा, MySQL माइनस सर्विस डॉट डिफ़ॉल्ट, या अपना डिफ़ॉल्ट के बाद svc डॉट क्लस्टर डॉट लोकल, ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा, या क्लस्टर का नाम svc डॉट क्लस्टर डॉट लोकल, या इसको आप करते हैं MySQL सर्विस तक मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आपको एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, DB का होस्ट लिख रहे हैं ना, तो वर्डप्रेस में ये जो हमारा ये है, इसमें DB का होस्ट नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ पे MySQL है यहाँ पे। और अभी हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, आई थिंक ये स्पेस ज़्यादा हो गया, ये ना, ये स्पेस, यहाँ पे भी 2 स्पेस है। चलिए इसको पूरा करते हैं तो देखते हैं उसके बाद। MySQL सर्विस वैल्यू नेम वर्डप्रेस, आप मतलब जो वैल्यू कहने का मतलब जो DB होस्ट है ना वो आपका रिजॉल्व भी तो होना चाहिए। अगर ये पॉड जब डलेगा, ये पॉड जब चलेगा तो इसका DNS नेम क्या होगा, इस पे डिपेंड करता है वो। यहाँ पे MySQL डेटा लिखा है, क्लेम नेम लिखा है, यहाँ पे ऐप का नेम लिखा है, टेम्पलेट में ये MySQL लिखा है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, तो MySQL जो सर्विस है मैं वहाँ तक आ गया। और क्या इन्वायरमेंट लिख सकते हैं हम, तो एक और इन्वायरमेंट का नाम डालते हैं, एक और इन्वायरमेंट, वो हम डालेंगे वर्डप्रेस DB का पासवर्ड। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पासवर्ड का पता ही नहीं चलेगा। पहले आप पासवर्ड सेट कर दो, वर्डप्रेस _DB_ पासवर्ड। ठीक है, ये एक्चुअल में वहीं से रहा है, जो आपका कॉन्फ़िग फाइल होता है ना WP कॉन्फ़िग का, मैं उसमें कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट में वो सेट कर दो, उसके अंदर सेट करने के बजाय। तो ये इन्वायरमेंट में सेट हो जाएगा, तो DB पासवर्ड तो हमें पहले से मिल गया ना। तो इसका लिखते हैं वैल्यू। वैल्यू कैसे लिखेंगे,
इसमें थोड़ा सा ट्रिक रहेगा हमारा, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू फ्रॉम, ये वैल्यू फ्रॉम मैंने लिखा। अब वैल्यू कहाँ से लेगा, ये सोचने वाली बात है। तो मैं क्या करूँगा, सीक्रेट 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 यहाँ पे कुछ है, सीक्रेट सीक्रेट लिखा है मैंने, की रेफ, ये मैं लिख देता हूँ, सीक्रेट की रेफरेंस। सीक्रेट की का रेफरेंस क्या होगा, सीक्रेट की का रेफरेंस देते हैं नेम, थोड़ा सा ना इसको स्पेस देना पड़ेगा आपको, या यहाँ पे हो तो टैप देना पड़ेगा, क्योंकि अब सीक्रेट की रेफरेंस का हम दे रहे हैं ना, नेम कॉलन, हम यहाँ पे लिखेंगे वर्डप्रेस का डीबी पासवर्ड क्या होगा, माई एसक्यूएल माइनस सीक्रेट, ऐसा हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है, माई एसक्यूएल सीक्रेट। देखिए ये एक्चुअल में कर क्या रहा है ना, ये वर्डप्रेस का जो डीबी पासवर्ड है वो कहाँ से लेगा, माई एसक्यूएल सीक्रेट से लेगा। इसका हम इन्वायरमेंट बना रहे हैं, इसका भी हम लिखेंगे, इसका भी हम कुछ ना कुछ बनाएंगे, ठीक है, आपको बस समझना होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। एक बार में समझ नहीं आएगा, लेकिन जब चलेगा तो समझ आएगा, जब हम एरर देखते जाएंगे उसको ठीक करते जाएंगे तब। तो माई एसक्यूएल सीक्रेट मैंने लिख दिया, आगे लिखते हैं की, इसका की क्या होगा, इसका जो की है, नाम तो डाल दिया मैंने इसका, माई एसक्यूएल का, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर डीबी, या इसको फिलहाल रूट कर देते हैं, रूट का पासवर्ड, रूट अंडरस्कोर पासवर्ड, और रूट से डायरेक्ट चल जाए, हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब मैं इसको मैंने कंप्लीट कर दिया, अब मैं वैल्यू फ्रॉम में फिर से आ गया। वैल्यू फ्रॉम में करने के बाद आपको और इन्वायरमेंट बनाने हैं, तो इन्वायरमेंट स्टार्ट कैसे होता है, माइनस, तो यहाँ से स्टार्ट है, माइनस के बाद एक स्पेस है, फिर नेम है, नेम ऐसा कुछ है, तो आपको मैच करना पड़ेगा बिल्कुल नेम। अब एक और मैं बना रहा हूँ, तो वो क्या होगा, वर्डप्रेस का डीबी नेम लिख दिया हमने, वर्डप्रेस का रूट लिख दिया, हम वर्डप्रेस का डीबी यूज़र का नहीं बनाया अभी, डीबी होस्ट बनाया है, डीबी पासवर्ड बनाया, और माई एसक्यूएल का रूट पासवर्ड बना लिया, ठीक है। अब वर्डप्रेस का डीबी यूज़र और डीबी नेम, ये दो चीज़ रह गया है, तो वर्डप्रेस अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर यूज़र, ऐसा कुछ, ठीक है। नेम के आगे इसका वैल्यू भी डालना पड़ेगा ना, जैसे सब में वैल्यू है तो इसका वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू, वैल्यू क्या होगा इसका, डीबी पासवर्ड का वैल्यू क्या होगा, सॉरी डीबी यूज़र का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हमने रूट, जो क्योंकि हम रूट के लिए कर रहे हैं ना, रूट के लिए इसको बना रहे हैं, तो रूट ही रहने देते हैं इसको, ये इसने अपने आप ले लिया, कंट्रोल Z करता हूँ इसको, रूट, रूट के आगे अब आ गया हमारा डीबी नेम कॉलन, अब ये होगा हमारा वर्डप्रेस का डीबी नेम, तो मैं लिखूँगा वर्डप्रेस अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। इसको टैप करके एक बार इसका वैल्यू डाल देता हूँ, वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू में क्या डालेंगे इसका, इसका हम डाल देंगे माई एसक्यूएल फ़िलहाल, ठीक है। आप चाहो डायरेक्ट ना, आपका डेटाबेस का नाम होगा वो डाल सकते हो, फिलहाल हम ये डालते हैं। अगला मेरे पास है इसके अंदर, अब क्या रह गया, अब ये वर्डप्रेस है ना, तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं बनाया अभी हमने, वॉल्यूम का देखते हैं वॉल्यूम कैसे बनेगा। तो मैं ये यहाँ पे आ गया, ये इन्वायरमेंट के अंदर है ना, अभी देखेंगे ये बिल्कुल सीधे से आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में कर क्या रहा है। सबसे ऊपर ये सब चीज़ें होते हैं, मेटा डेटा के अंदर ये बना दिया, स्पेक के अंदर इतना बना दिया, स्पेक के अंदर ही आपके टेम्पलेट होते हैं, स्पेक के अंदर ही आपको ये देखिए स्पेक का कंटेनर्स भी बना दिया, दो मतलब कंटेनर यहाँ पे बता रहा है ना कंटेनर, और इस स्पेक के अंदर हमने और वॉल्यूम्स बना दिए, माउंट पाथ बता दिया,
लेकिन माउंट पाथ यहाँ पे देखते हैं एरर क्या बोल रहा है, ऑल मैपिंग आइटम्स मस्ट स्टार्ट एट द सेम कॉलम YAML। तो ये देखिए ये एरर यहाँ पे बता रहा है मस्ट, ये देखिए ऐसा होना चाहिए था, अब ये सही हुआ है। बाकी ये एरर्स आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है डू नॉट हैव रिसोर्स लिमिट, बस ये यही एरर बता रहा है, ये वार्निंग है, ये एरर नहीं है। लाल में आया तो दिक्कत है, तो ये आपको बहुत कुछ बताते रहता है। अब हम थे यहाँ पे वर्डप्रेस DB नेम पे थे, ठीक है। DB नेम जो है हमारा, ये हम कर लेते हैं। तो चलिए वॉल्यूम्स देख लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है मेरा यहाँ पे हमने बनाया था, लेकिन ये वॉल्यूम माउंट्स था। वॉल्यूम माउंट्स मतलब ये जो आपका डायरेक्टरी है कहाँ पे माउंट होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन कौन सा वॉल्यूम होगा ये हमने नहीं बताया था। तो ये वॉल्यूम के सीधे में ही ना हमें यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे बनाना पड़ेगा, मुझे यही लगता है। तो वॉल्यूम्स देख लेते हैं। आई थिंक ये कंटेनर जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था कंटेनर, और इसके सीधे में ये यहाँ से आई थिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम सी आ गया, और ये देखिए विजार्ड से अपने आप आ गया। तो वॉल्यूम्स क्या है इसके अंदर, नेम क्या है वॉल्यूम का, मैं डाल देता हूँ इसको कि ऊपर का रेफरेंस आपको देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम माउंट्स क्या है। वर्डप्रेस डेटा यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे भी वर्डप्रेस डेटा देंगे ना, इसको इसी को माउंट करेगा ना यहाँ पे। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से चलता है। मैं यहाँ करूँगा वर्डप्रेस डेटा, वर्ड देखिए वो अपने आप ले भी लेगा, एक प्रोग्रामिंग की तरह चल रहा है ये, ऑटोमेशन आप मान के चलो, प्रोग्रामिंग मान के चलो, ये दोनों 2 in 1 है, आपको समझना पड़ेगा। अब माउंट पाथ बोल रहा है, अब ये माउंट पाथ बोलेगा कि माउंट पाथ क्या होगा। तो अच्छा वॉल्यूम्स हमने यहाँ पे लिखा था या वॉल्यूम माउंट्स लिखा था हमने, तो नेम तो मैं वर्डप्रेस डेटा, अच्छा ये गलत फॉर्मेट में ले रहा है, ठीक है यहाँ तक सही था, वर्डप्रेस डेटा सही था। अब वॉल्यूम का एक्चुअल में हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं ना, जो हम क्लेम बनाएंगे वो है, और यहाँ पे आके अमाउंट होगा, ये यही होता है ना, 2 बनाने पड़ते हैं ना इससे। तो यहाँ पे नेम जो है, अगर नेम मैं दूँ तो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम ऐसा कुछ होगा, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, और ये क्या होगा, ठीक है परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। एक टैब दूंगा, क्लेम का नेम बता दो बोल रहा है, क्लेम नेम, ठीक है। एक स्पेस देता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है वर्डप्रेस PVC। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के लिए मैंने इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए बता दिया कि वर्डप्रेस -PVC है ना, ये अब क्लेम का नेम होगा, और इसको क्लेम करेगा, और ये माउंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमें बनाना था, कुछ एरर आएगा तो उसको देखेंगे, बताता है ये कि कहाँ पे एरर आ रहा है। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है, और जो भी एरर है अपने आप ये ठीक हो जाए। देखिए जितने स्पेस से अपने आप इसने ठीक कर लिया है, जहाँ जहाँ पे स्पेस ज़्यादा था कम था वो अपने आप ठीक कर लिया इसने, और अपने तरीके से इसको फॉर्मेट भी कर दिया, ये हो गया। क्या इसका भी सर्विस बनाना पड़ेगा, हाँ वर्डप्रेस का सर्विस भी बनाना पड़ेगा, ये तो है। तो एक और फाइल लेते हैं, इसको लिखते हैं वर्डप्रेस service.yaml, ऐसा कुछ लिख देते हैं। आप चाहो तो जैसे डिप्लॉयमेंट जो बनाया आपने, पॉड जो बनाया ना, उसके अंदर भी सर्विस को डाल सकते हो, तो वो 2 ही फाइल बनते हैं। लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल में, जैसे कि और बड़ा एप्लीकेशन होता है तो और भी डिटेल में बनते हैं, सीक्रेट्स अलग से बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ अलग अलग से बनते हैं, और सब एक साथ जुड़ के एक डिप्लॉयमेंट चलाते हैं। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक गलती आ रही है, और ये जो प्रॉब्लम वो यही बोल रहा है कि आपका जो रिसोर्स है वो लिमिट में नहीं है, ये अनलिमिटेड रिसोर्स लेगा। तो मुझे रिसोर्स का भी तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्स जितना भी वो ले ले, लेकिन चले तो सही, क्योंकि अगर कम रिसोर्स होता है तभी से वो दिक्कत देता है। अब मैं करता हूँ काइंड सर्विस, कुछ ऐसा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो सर्विस कंप्लीट बोल रहा है, सर्विस कुबरनेटिस का सर्विस बोल रहा है। एक बार इसको कंप्लीट में देखते हैं, हाँ ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा काइंड सर्विस, कुछ एरर होगा तो बता देगा। API वर्जन V1, ठीक है। मेटा डेटा में सर्विस का नाम डाल देते हैं। सर्विस का क्या नाम था, वहाँ पे हमने कुछ सर्विस दिया था ना, इसके नाम वर्डप्रेस कुछ दिया था हमने, वर्डप्रेस माइनस था सर्विस, ऐसा कुछ था वर्डप्रेस सर्विस। आपको ये
रेफरेंस अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि वो जो है ना इससे मैप होता है इससे, ये सबसे यहाँ जो चलेगा वो इससे मैप होगा, नहीं तो वो कुछ और बन जाएगा, ये कुछ और बन जाएगा। तो ये एक दूसरे से मतलब ये जुड़े थे। ये क्लस्टर आईपी था शायद मेरा, ये स्पेक जो था मेरा थिंक इसको मैंने क्लस्टर आईपी पे ही बनाया था। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं समझ आया। ये जो है ना मेरा, ये मेरा वर्डप्रेस का था, ये मेरा जो था ये क्लस्टर आईपी पे था। कहाँ गया? इसकी जो सर्विस थी मैंने क्लस्टर आईपी बनाया था, क्योंकि अंदर रहेगा, डेटाबेस हमेशा अंदर रहेगा, उसको बाहर से एक्सपोज नहीं कर सकते। हाँ, आप चाहते हो कि ये लोड बैलेंसर रहे या क्या रहे, एक बार लोड बैलेंसर करके देखते हैं। लोड बैलेंसर पे क्या रहेगा, डायरेक्ट लोड बैलेंसर से चले, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए फिर मुझे ना अपना क्या कहते हैं उसको, AWS का ड्राइवर वगैरह देखना पड़ेगा। शायद मेरे पास वहाँ पे ड्राइवर है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। चलिए फ़िलहाल लोड बैलेंसर देख लेते हैं। लोड बैलेंसर कर दिया मैंने। इसका मुझे पोर्ट्स, तो एक बार सिलेक्टर लेवल देख लेते हैं, ये हमने नहीं किया था। सिलेक्टर लेवल जो है क्या सिलेक्ट करेगा, ये ऐप का नाम क्या सिलेक्ट करेगा, तो वो हमने डाला था ना, वर्डप्रेस का नाम का डाला था हमने, वर्डप्रेस। अगर आप डिप्लॉयमेंट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे सेलेक्टर में ये देखिए, सेलेक्टर में हमने मैच लेबल्स बोला था ना, मैच लेबल्स, तो ऐप का मैच लेबल वर्डप्रेस है, वो सर्विस में भी मैच होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आप कुछ और लिख दोगे तो नहीं हो पाएगा मैच। ये है, इसमें कोई विजार्ड वगैरह नहीं, आपको मैनुअली करना है, उसको आपको समझना भी है, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो गलतियाँ बहुत होगी। यहाँ पे पोर्ट्स है, यहाँ पे पोर्ट्स पे मैं दे देता हूँ, इसका पोर्ट का नाम तो मैं फ़िलहाल दे दूँगा HTTP, ठीक है। और पोर्ट 80 है यहाँ पे, टारगेट पोर्ट तो मेरा 80 होगा, ये मुझे समझ आ रहा है। लोड बैलेंसर का पोर्ट क्या होगा ये मुझे देखना पड़ेगा, या इसको कंफ्यूज नहीं करते, लोड बैलेंसर को बाद में चेंज कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ फ़िलहाल नोट पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नोट पोर्ट में चेंज कर दिया मैंने। पोर्ट का नाम, नेम मैंने डाल दिया, पोर्ट का नाम HTTP। इसके अंदर आप चाहो तो प्रोटोकॉल घुसा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल आप डाल सकते हो चाहो तो, TCP, ठीक है, TCP डाल दिया। अब TCP के बाद पोर्ट जो है 80 होगा, टारगेट पोर्ट जो होगा वो भी 80 होगा, ठीक है। नोट पोर्ट में टारगेट पोर्ट भी 80 होगा, लेकिन यहाँ पे मैं नोट पोर्ट अलग से देना पड़ेगा। नोट पोर्ट, तो नोट पोर्ट का कुछ लिमिट होता है, 30,000 से स्टार्ट होता है, फिर आगे तक कुछ तक चलता है, तो उसके बीच का ही होता है वो। नोट पोर्ट मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, फ़िलहाल ये डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो सही था, तो ये हो गया मेरे। मैं सेव करता हूँ और देखिए अपने आप स्पेस वगैरह जो भी ना ठीक करना था अपने आप उसने ठीक कर दिया, तो ये है। अब जो है देखो, अभी हमने क्या किया था ना, अब हमें कुछ पासवर्ड वगैरह भी तो बनाने पड़ेंगे ना इसके लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैंने यहाँ पे क्या कहा है, ये MySQL सीक्रेट बोला है ना, नेम सीक्रेट की रेफरेंस, तो सीक्रेट की ये बनाना पड़ेगा मुझे, MySQL सीक्रेट बनाना पड़ेगा। तो या तो आप ऑनलाइन जो आते हैं कन्वर्टर उससे कर लो, अगर प्लानक्स में हो तो ज़्यादा सिंपल है करना। वो देख लेते हैं कि पासवर्ड को कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे हम पासवर्ड को रिवील नहीं कर सकते, सीक्रेट में पासवर्ड रिवील नहीं होते। आपको क्या है ना, जो सीक्रेट जो है, जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसके अंदर अगर मैं सीक्रेट्स के अंदर जाता हूँ, सीक्रेट्स कहाँ है, सर्विस डिस्कवरी नहीं, ये मेरे वर्कलोड के अंदर देखता हूँ, पॉलिसीज, स्टोरेज, ये हमारे स्टोरेजेस हैं, कन्फिग मैप के नीचे ये रहा सीक्रेट, ठीक है। अब जो ये सीक्रेट्स है ये कौन से फॉर्मेट में सीक्रेट बने हुए हैं ये हमें देखना है। तो ये सर्विस टोकन है यहाँ पे। पासवर्ड का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मैं क्रिएट करूँ यहाँ पे, कस्टम टाइप है एक, क्रिएट अ सीक्रेट विथ कस्टम टाइप, HTTP, ओपैक, रजिस्ट्री, SSH की और TLS सर्टिफिकेट। कस्टम टाइप में जाऊँ मैं तो यहाँ पे नाम देना पड़ेगा कुछ मुझे, टाइप कस्टम रहेगा, और ये कुछ पासवर्ड है ना ये, तो पासवर्ड के लिए यहाँ पे कुछ डालूँगा की,
और इसका वैल्यू, ये कौन से इंक्रिप्शन में ये कन्वर्ट होता है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो होता है ना बेस 64 में होता है, ये एनकोड करना पड़ता है ना पासवर्ड को, अब डायरेक्ट पासवर्ड को रिवील नहीं कर सकते। तो अगर मैं लिखूं, मान के चलो बेस 64 एनकोडर, ऐसा कुछ लिख के देखता हूँ कुछ आता है तो। ये तो यहाँ पे अगर मैं कुछ पेस्ट करता हूँ एनकोड करने के लिए तो ये एनकोड हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ माई पासवर्ड, ऐसा कुछ लिखूँ माई पासवर्ड, तो अगर मैं माई पासवर्ड लिखता हूँ इसको एनकोड करके बताओ, तो ये देखिए ये इसने ऐसा कुछ एनकोड कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको डायरेक्ट डाल सकते हो। मैं फ़िलहाल कोशिश करता हूँ इसको डायरेक्ट डालने की। कॉपी कर दिया मैंने इसको, डिप्लॉयमेंट में गया। यहाँ पे मुझे अब क्या करना पड़ेगा ना, अपने सीक्रेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीक्रेट के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ तो मुझे देना पड़ेगा सीक्रेट का। तो ये सीक्रेट मेरा होगा MySQL का रूट पासवर्ड का होगा। तो इसको मैं न्यू फाइल कर देता हूँ, MySQL माइनस सीक्रेट डॉट YAML, ऐसा कुछ लिख देता हूँ तो समझ जाएगा ना यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। API वर्जन लिख देता हूँ, API वर्जन, ये V वर्जन है, ठीक है। आगे मैं लिखूँगा काइंड सीक्रेट होगा, तो काइंड कॉलन सीक्रेट, सीक्रेट फ्रॉम रजिस्ट्री टेम्पलेट कंप्लीट सर्विस अकाउंट, सर्विस अकाउंट इन्वायरमेंट फ्रॉम सीक्रेट और इमेज पुल। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं इसको नहीं देखता, सीक्रेट करता हूँ। सीक्रेट के आगे, सीक्रेट के आगे एक मिनट, सीक्रेट को मुझे इसको ना थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा। सीक्रेट करके ये मैंने कर दिया सीक्रेट। इसका मेटा डेटा लिख देता हूँ, मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा में क्या होगा, सबसे पहले तो इसका नाम डालेंगे, नेम, नेम होगा, क्या होगा नेम, MySQL का सीक्रेट होगा ना, ये तो लिखना जरूरी है सीक्रेट। ये देखिए अपने आप को ले भी रहा है, बता भी रहा है, आपको हिंट भी बता रहा है कि क्या होगा, क्योंकि हमने उसको कहीं पे लिख रखा है ना, हमने यहाँ पे स्टेटफुल के अंदर या इसके अंदर हमने दे रखा है ना इसको। तो MySQL सीक्रेट देखते हैं, MySQL सीक्रेट का टाइप लिख देते हैं। टाइप क्या होगा, ओपैक, ये टाइप इक्वल टाइप कॉलन ओपैक। एक्चुअली ये गलत लिख रहा हूँ मैं, नेम तो मैं लिख दिया मेटा डेटा के अंदर, ठीक है। टाइप तो बाहर जाएगा, टाइप, टाइप मुझे एक बार टैब मार के यहाँ पे जाता हूँ। टाइप क्या होगा, सॉरी टाइप भी यहीं पे लिखना पड़ेगा, ओपैक ऐसा कुछ। टाइप के आगे होगा हमारा डेटा। अब डेटा यहाँ पे, अब ये मेन है, डेटा पे क्या होगा, MySQL रूट पासवर्ड, यही है ना, देखो अपने आप हिंट भी दे रहा है। और मैं क्या करूँगा, उसको पेस्ट कर दूँगा जो मैंने वहाँ से बनाया था, ठीक है। ये हो गया मेरा MySQL का। अगर आपका गलत होगा या अगर आप एनकोड नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत होगी। पासवर्ड तो आपको पता है, आपने एनकोड कर दिया है इसको, तो ये एनकोडेड में है ये, ठीक है। मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रहा है माई पासवर्ड करके। इसको भी सेव कर देते हैं, देखेंगे अगर कुछ एरर आएगा तो उसको डायग्नोस करेंगे। अब देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, जो अब जो वॉल्यूम्स बनने हैं वो करना पड़ेगा, ठीक है। परसिस्टेंट वॉल्यूम हमें बनाना पड़ेगा MySQL के लिए, ठीक है। तो उसका हम करते हैं, तो इसके लिए फिर एक नया लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा मैं लिखता हूँ MySQL PVC YAML, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका पूरा
परसिस्टेंट वॉल्यूम का आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होगा, API वर्जन, ऐसा कुछ था, API वर्जन अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये है V1, ठीक है। काइंड के बाद अपने आप आ जाता है वैसे काइंड, ये होगा परसिस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, काइंड होगा परसिस्टेंट वॉल्यूम। इसका मेटा डेटा ये ना YAML है, पता है इसका लिंट क्यों नहीं ले रहा है ये एक्चुअली में। अच्छा, तो मैं डॉट डाला ही नहीं ना, इसलिए फॉर्मेट में आया नहीं है एक्चुअली में। इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, इसको मैं रीनेम करता हूँ, फाइल को रीनेम, डॉट लिखना जरूरी है, PVC डॉट ऐसा कुछ लिखना बहुत ज़रूरी है, तो जाके लिंट के साथ काम करेगा। अभी देखो लिंट काम नहीं कर रहा था, तो मुझे समझ आ गया कि लिंट काम नहीं कर रहा क्योंकि इसमें हमने डॉट नहीं डाला था, मतलब फाइल एक्सटेंशन के हिसाब से लिंट चलता है ना। तो मेटा डेटा था मेरा, यहाँ पे मेटा डेटा क्या होगा, मैं एंटर करता हूँ, एक नेम कर देता हूँ, नेम, ये नेम कर दिया मैंने, नेम के आगे MySQL। अब MySQL माइनस PV ये कहाँ से आ रहा है, ये MySQL PV कहाँ से आ रहा है, तो अगर MySQL पे जाऊँ, यहाँ पे कहीं MySQL का PV लिखा हुआ है, MySQL PVC लिखा हुआ है, और अच्छा एक्चुअली PVC लिखा हुआ है बस यहाँ पे, तो आई थिंक वो PVC होगा। और ये वर्डप्रेस का डिप्लॉयमेंट में वर्डप्रेस PVC लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमें माउंट देखना पड़ेगा, और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो PVC में ही है। तो MySQL परसिस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, परसिस्टेंट वॉल्यूम मतलब PV हो गया ये। ठीक है, ये PVC नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेम, नेम के आगे अब मेटा डेटा ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब स्पेक लिखेंगे, स्पेक क्या क्या होगा, स्पेक के आगे हम लिखेंगे कैपेसिटी। ठीक है, ये आ गया कैपेसिटी, कैपेसिटी के आगे स्टोरेज। ठीक है, मैं इसको देता हूँ 5 गीगाबाइट का, तो GI लिखते हैं इसको। ठीक है, GI लिख दिया, मतलब गीगाबाइट हो गया। एक्सेस मोड कैपेसिटी जैसे है वैसे एक्सेस मोड भी होता है, एक्सेस मोड। एक्सेस मोड क्या होगा, रीड राइट होगा या सिर्फ रीड ओनली होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको कहता हूँ रीड राइट, रीड राइट वंस। ठीक है, एक बार में एक ही रीड राइट हो, इसका कहने का मतलब ये है। होस्ट पाथ, होस्ट पाथ क्या होगा, वॉल्यूम का होस्ट पाथ क्या होगा, होस्ट पाथ हम डाल देंगे यहाँ पे पाथ। तो मैं इसको करता हूँ माउंट के अंदर कर सकता हूँ, मतलब कोई पाथ आप बना के डाल सकते हो कि इस पाथ में माउंट है आपका, और इसको आप माउंट कर दो। तो पाथ लिखता हूँ माउंट के अंदर, ये होना भी चाहिए वहाँ पे डेटा MySQL, ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, MySQL का एक बना दिया है। और जो हमारा एक और जो था MySQL PVC, उसके लिए हम अलग से बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने परसिस्टेंट वॉल्यूम के लिए बनाया, और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, वो क्लेम होगा। अब हमने परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाया है, यहाँ पे ऐसे क्लेम भी बनाएंगे। क्लेम के अंदर हमें थोड़ा अच्छे से समझ आएगा कि क्या है। तो जैसे हमने ये माउंट डेटा MySQL लिखा है ना, एक्चुअली में होना भी चाहिए। तो इसको देखते हैं एक बार, जब नहीं होगा तो फिर बना के भी देखेंगे उसको, होस्ट पाथ पे बना के भी देखेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ तक तो मैं बिल्कुल ठीक आ गया। क्लेम को क्या करते हैं, क्लेम को एक ही फाइल में डाल देते हैं, तो उससे सही हो जाएगा। या अगर
मान के चलो अगर ये पाथ में है ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, पाथ तो हमें ढंग से डालना ही पड़ेगा। तो ये मेरा MySQL का PVPVC था, ऐसे हम वर्डप्रेस के बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसमें ही सबको बना देता हूँ। यहाँ पे ये मतलब MySQL का बना दूंगा यहाँ पे, और एक वर्डप्रेस का अलग से और बना देता हूँ, ठीक है। तो उससे आ जाएगा समझ। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक बार यहाँ पे मैं कुछ लगा देता हूँ। तो ये सेपरेट हो गया मेरा। अब यहाँ पे भी मुझे सेम जैसे ऊपर लिखा है ना वैसे कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा PVC के लिए ये API वर्जन V1 काइंड क्या है, ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम ऐसा कुछ होगा, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। एंटर। मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा क्या होगा, मेटा डेटा के अंदर मैं जाता हूँ, एक टैब मारूंगा। सबसे पहले इसका नेम डालना पड़ेगा। नेम क्या है, MySQL -PVC। अब ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम है, वो ऊपर वाला जो है ये सिर्फ वॉल्यूम है, ठीक है। परसिस्टेंट वॉल्यूम है, ये उसका क्लेम है। आगे आता हूँ मैं, मेटा डेटा खत्म हो गया। यहाँ पे मेटा डेटा के आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्पेक। अब इसका स्पेक लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे जाऊँगा, एक टैब मारूंगा। एक्सेस मोड क्या होगा इसका, एक्सेस मोड्स। तो इसका मैं एक्सेस मोड दे रहा हूँ मैं। एक एंटर मारता हूँ यहाँ पे, और रीड राइट वंस, यही होगा ना, रीड राइट वंस। ये अपने आप ही ले लिया इसने, ठीक है। फिर से जाता हूँ मैं, एक्सेस मोड तो मैंने लिख दिया। अब मुझे रिसोर्सेस लिखना है। रिसोर्सेस, स्पेक के अंदर रिसोर्सेस होगा, रिसोर्सेस, ठीक है। रिसोर्सेस के अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारा रिक्वेस्ट करे। तो रिक्वेस्ट होगा मेरा यहाँ पे स्टोरेज का, ठीक है। स्टोरेज कितना, इसको देते हैं 5 GB देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा रिसोर्सेस के बाद सेलेक्टर। अब सेलेक्टर आएगा, तो अब जो वहाँ पे लिखा है ना हमने इसके अंदर, वो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्टर में क्या होगा, मैच लेबल करना पड़ेगा। सेलेक्टर में मैच लेबल करना होगा, मैच, ये देखिए मैच लेबल आ गया। अब उससे मैच करा देंगे, किससे, ऐप कॉलन क्या था, देखिए अपने आप वो आ गया ना, MySQL। किससे आप मैच कराना चाहते हैं, MySQL से। तो ये हमारा MySQL का बन गया। ये हो गया परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, और ये हो गया परसिस्टेंट वॉल्यूम। सेव करता हूँ। अब देखिए अपने आप इसने जो भी गलतियाँ थी उसको ठीक कर लिया। अब हम एक वर्डप्रेस की तरफ चलते हैं। वर्डप्रेस का कुछ लिखना पड़ेगा हमारे को, और वर्डप्रेस का नाम ऐसे कुछ दे देते हैं हम लोग। कुछ एरर आएगा तो देखेंगे, जो भी एरर है। वर्डप्रेस -pvc.yaml ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये वर्डप्रेस का है, वो उसका है, दोनों अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा ना, सबसे पहले तो API वर्जन ये मैं डाल दिया। फिर काइंड, ये क्या है, परसिस्टेंट वॉल्यूम है ये, काइंड परसिस्टेंट वॉल्यूम। फिर एंटर। फिर लिख देता हूँ मेटा डेटा क्या होगा, मेटा डेटा होगा। सबसे पहले तो नेम डालना पड़ेगा मुझे मेटा डेटा का, ये होगा वर्डप्रेस PV, ठीक है। वर्डप्रेस PV आ गया हमारा। स्पेक लिखता हूँ, स्पेक में क्या क्या होगा ये देखते हैं। टैब मार के कैपेसिटी, सबसे पहले कैपेसिटी होगा। कैपेसिटी में कितना होगा, स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज अपने आप आ गया। इसको मैं देता हूँ 10 GI, मान के चलो 10 GI दे देता हूँ। तो स्टोरेज यहाँ पे ख़त्म हो गया। कैपेसिटी स्पेक के अंदर और क्या होगा, कैपेसिटी के अलावा एक्सेस मोड भी होगा, एक्सेस मोड्स। तो एक्सेस मोड यहाँ पे क्या होगा, माइनस रीड राइट वंस ऐसा कुछ होगा, रीड राइट वंस। यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया ना, इसलिए वो गलत बता रहा है, ठीक है।
अब एक्सेस मोड आ गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं फिर से, कैपेसिटी हो गया, एक्सेस मोड हो गया, परसिस्टेंट वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी। अगर रिक्लेम कैसा करना है, जैसे मान लो डिलीट करोगे तो वो रिक्लेम्ड रहेगा कि नहीं। मान के चलो ऐसा होता है ना आपके पास कि आपने पॉट को डिलीट कर दिया, अगर आपका ये वाला जो है, ये क्या चीज़ है, ये वर्डप्रेस का परसिस्टेंट वॉल्यूम आपने बनाया, अगर ये भी डिलीट हो गया तो आप कहाँ से लागू डेटा, ये होता है ना कई बार। तो आप ये चाहते हो कि अगर डिलीट भी करें ना पॉड या कोई उसमें चेंजेस भी हो तो ये कम से कम वॉल्यूम तो रहे। तो मैं लिखूँगा परसिस्टेंट, एक पॉलिसी बनाऊँगा वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी, रिक्लेम पॉलिसी, ठीक है। ये मैं दूंगा रिटेन, मैं रिटेन दे दूंगा इसको, रिटेन, ठीक है। रिटेन दे दिया। स्टोरेज क्लास का नेम, स्टोरेज क्लास का नेम देना है मुझे। फिलहाल तो मैनुअल कर देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो AWS में बनाएंगे। होस्ट पाथ क्या होगा, HOST होस्ट पाथ। अब मैं होस्ट का पाथ देने जा रहा हूँ, ये कहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ से एक हो रहा है होस्ट पाथ, ये मैं देना चाहता हूँ इसको। पाथ जो है इसका वो मैं दूंगा /home/ubuntu का है हमारे पास सर्वर, तो ubuntu डाल दिया। प्रोजेक्ट डालता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स रहेंगे मेरे, और इसके अंदर रहेगा WP-data, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये मेरा बन गया PV। यहाँ पे अब मैं फिर से लिखता हूँ अपने PVC के लिए API वर्जन 1, उसके आगे लिखूँगा काइंड के आगे लिख दूँगा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, ठीक है। परसिस्टेंट वर्क चलो पूरा कंप्लीट कर दे रहा है अपने आप, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मैं एक एक करके लिखूँ, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, ऐसा कुछ। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम हो गया। अब मेटा डेटा डालूंगा इसके अंदर, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के बाद मेटा डेटा क्या होगा, अब मेटा डेटा लिख देता हूँ इसके अंदर। नेम, सबसे पहले मैं लिखूँगा नेम क्या होगा इसका, तो नेम आपका मैच करना चाहिए वर्डप्रेस का ये क्या था, PVC था ना, वहाँ पे लिखा है PVC, वर्डप्रेस का PVC था, तो ये यहाँ पे मेरा मेटा डेटा कंप्लीट हो गया। स्पेक डालूंगा अब मैं, क्या क्या इसका स्पेसिफिकेशन होगा, तो स्पेक के अंदर सबसे पहले लिखता हूँ एक्सेस मोड, ठीक है, एक्सेस मोड्स। उसके आगे इसका एक्सेस मोड क्या होगा, तो माइनस एक स्पेस दे दूंगा, रीड राइट वंस, अपने आप आ गया वो, रीड राइट वंस आ गया। फिर से मैं आता हूँ स्पेक के अंदर, रीड राइट वंस एक्सेस मोड तो ठीक है लिख दिया मैंने, स्पेक के अंदर मैंने एक्सेस मोड लिखा था। और रिसोर्सेस डाल देता हूँ, रिसोर्सेस का क्या होगा इसके अंदर, तो रिसोर्सेस डालूंगा रिक्वेस्ट क्या करूँगा मैं, स्टोरेज का स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज में मैं इसको डालता हूँ 1 GI लिख देता हूँ, इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ तक मेरा हो गया कंप्लीट। अब जो आता है मेरा स्पेक के अंदर और जो आता है वो है रिसोर्सेज के बाद मेरा आता है स्टोरेज क्लास का नेम, स्टोरेज क्लास का नेम, ये क्या होगा मैनुअल, मैंने वहाँ ऊपर लिखा है ना मैनुअल, तो ये मैनुअल हो गया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक तो मैंने कोई एरर दिखा नहीं है। यहाँ पे सेव करता हूँ इसको मैं, ये सेव कर दिया। और क्या रहता है इसके अंदर, अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक फ़्लो समझना पड़ेगा, एरर सिर्फ इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल परवाह नहीं कर रहा कि क्यों एरर दिखा रहा है, जो भी एरर आएगा उसको हम देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, अब kubectl कमांड चलाऊँगा, kubectl अप्लाई। सबसे पहले क्या चीज़ बन सकता है इसमें, आपको सबसे पहले आई थिंक सीक्रेट बनाना चाहिए पहले, ठीक है। सीक्रेट बनेगा तो सीक्रेट तो इंडिविजुअल है, एक बन जाएगा फिर चलेगा। तो सबसे पहले तो MySQL का जो सीक्रेट है, MySQL -secret ऐसे कुछ था। एक ड्राई रन कर लेते हैं, ये ड्राई रन क्लाइंट ऐसे कुछ कमांड था।
अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स क्लाइंट, अप्लाई ड्राई रन क्लाइंट था, ऐसे तो कुछ था, ये ड्राई रन इक्वल टू क्लाइंट ऐसे था यार, ये भूल गया मैं, ये ऐसे था। ठीक है, ड्राई रन इक्वल टू क्लाइंट ये डाल देते हैं, माइनस माइनस ड्राई माइनस रन इक्वल टू क्लाइंट, सिर्फ क्लाइंट पे चलाओ बोल रहा है। ये कुछ एरर है तो अभी बता देगा। ये क्रिएटेड बोल रहा है ना, मतलब बनाया नहीं एक्चुअली में, ड्राई रन कराया है इसको, मतलब टेस्ट किया कि हाँ भाई ये काम करता है। तो इस तरीके से आप अपने जो भी स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं उसको इस तरीके से आप, मतलब ये जो YAML फाइल है सबको टेस्ट कर सकते हैं। अगला फाइल हम देखते हैं, अगला फाइल क्या है, kubectl अप्लाई -f, फाइल का नाम अब डाल देते हैं MySQL, पहले अपना pv वाला फाइल देख लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस ड्राई माइनस रन इक्वल टू क्लाइंट, ये देखते हैं ये क्या कहता है। रिसोर्स मैपिंग नॉट फाउंड, हाँ क्योंकि वहाँ पे रिसोर्स है ही नहीं ना, तो ये तो फेल होगा पक्का, ये पक्का फेल होगा कि वहाँ पे रिसोर्स है ही नहीं, तो ये फेल होना था। बता रहा है कि आप एंश्योर CRD, आपके जो CRDs हैं उसको पहले, ये बोल रहा है कि उसको पहले इंस्टॉल कर लो तब चलेगा, समझ रहे हो। तो अब ये समझना पड़ेगा हमारे को, ये जो CRDs है ना, ये कस्टम रिसोर्स डेफिनेशंस कहलाते हैं। एक्चुअल में ये बोल रहा है कि पहले इसको आप बना लो, जो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के, परसिस्टेंट वॉल्यूम के नाम से नहीं मिल रहा ना, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के नाम से मिल रहा है, वहाँ पे हम बनाया नहीं ना एक्चुअली में, इसलिए है। तो बोल रहा है कि पहले बना लो इस नाम से तब जाके चलेगा, तो वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कौन सा फाइल था वो देख लेते हैं। तो अगला जो फाइल में जो टेस्ट करना है, मुझे समझ आ गया परसिस्टेंट वॉल्यूम में जो है ना दोनों में एरर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने छोड़ देता हूँ अब, और जो मुझे टेस्ट करना है वो देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट फाइल है मेरे पास वो होगा, अब मैं स्टेटफुल MySQL का स्टेटफुल देख लेता हूँ, स्टेटफुल सेट YAML ड्राई रन इक्वल टू क्लाइंट, ऐसा कुछ है। अब इसमें कुछ एरर है तो यहाँ पे बता देगा, बाकी PVC समझ आ गया कि देखिए ये भी क्रिएट हो गया, मतलब ये भी हालांकि क्रिएट नहीं हो, बस ड्राई रन हुआ है कि हाँ वो क्रिएट हो जाएगा बता रहा है ये। नेक्स्ट जो मेरे पास फाइल है वो है MySQL के बाद, बस MySQL का सर्विस देख लेते हैं, MySQL माइनस सर्विस ऐसा कुछ था, ड्राई रन इक्वल टू क्लाइंट, ये भी हो गया। अब इसी तरीके से वर्डप्रेस का PVC आपको चेक करना तो कर लेकिन वो फेल हो गई 100% वो होगा, तो मैं लिखूँगा वर्डप्रेस PVC YAML माइनस माइनस ड्राई रन इक्वल्स क्लाइंट, ये भी एरर देगा। ठीक है, ये भी एरर दे दिया इसने। नेक्स्ट है kubectl अप्लाई -f, अब वर्डप्रेस का डिप्लॉयमेंट देख लेते हैं, डिप्लॉयमेंट माइनस माइनस ड्राई माइनस रन इक्वल टू क्लाइंट, ये रिसोर्स मैपिंग नॉट फाउंड फॉर नेम वर्डप्रेस नाम का रिसोर्स नेम स्पेस फ्रॉम वर्डप्रेस डिप्लॉयमेंट डॉट YAML नो मैच फॉर काइंड डिप्लॉयमेंट इन वर्जन V1 एंश्योर CRDs आर इंस्टॉल्ड फर्स्ट। ठीक है, तो रिसोर्स मैपिंग नॉट फाउंड फॉर नेम वर्डप्रेस, यहाँ बोल रहा है फ्रॉम वर्डप्रेस डिप्लॉयमेंट YAML नो मैच फाउंड फॉर काइंड फॉर डिप्लॉयमेंट इन वर्जन V1। तो वर्डप्रेस डिप्लॉयमेंट में क्या बोल रहा है ये, रिसोर्स मैपिंग नॉट फाउंड फॉर नेम वर्डप्रेस, मैंने यहाँ पे मेटा डेटा दे रखा है काइंड डिप्लॉयमेंट में वर्डप्रेस के नाम से, तो यहाँ पे जितने भी मैंने एरर थे वो सब ठीक कर लिए हैं।
यहाँ तक काफ़ी सारे एरर दिखा रहा था ये। पहला तो ये दिखा रहा था कि MySQL PVC नेम, ये ना, ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम ये फाउंड नहीं है। तो यहाँ पे ये गलती था, ये जो P है ना एक्चुअली में कैप्स में होना चाहिए था, ठीक है। और एक और गलती था, ये परसिस्टेंट वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी था ना, ये P जो था यहाँ पे कैप्स में है। तो इतना इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसलिए इसमें लिंटर होना बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली में अगर मैं इसको P करूँ तो ये गलत हो जाएगा। परसिस्टेंट वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी, देखिए परसिस्टेंट वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसीज़ यहाँ पे नहीं दिखा रहा, बट ये एक्चुअली में स्मॉल में P होगा। ये देखिए परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम P है ना, ये देखो छोटे से स्टार्ट हो रहा है ये। तो ये काफ़ी सारा एरर था, और भी काफ़ी सारे एरर थे, जैसे कि एक ये था, ठीक है। ये क्या कह रहा था, डिप्लॉयमेंट यामल जो है ना, ये मेरा जो डिप्लॉयमेंट यामल है, इस पे ये दिक्कत था कि ये जो मेरा माउंट पाथ था, वॉल्यूम माउंट जो था ना, मैंने कंटेनर के अंदर डालना था इसको, कंटेनर के अंदर, मैं कंटेनर के बाहर कर दिया था इसको। एक्चुअली मैंने ये जो वॉल्यूम माउंट था ना, इसको मैंने ये कंटेनर के साथ ले आया था, ये गलत था, इसको मुझे कुछ ऐसे करना था। ये इस तरीके से मुझे करना था इसको। एक बार और चला के देखते हैं, कुछ एरर तो नहीं आ गया। ये देखिए ये बिल्कुल सही है। और कुछ गलतियां थी, जो परसिस्टेंट का जो स्पेलिंग था वो भी मिस्टेक था। तो ये सब चीज़ बता देता है यहाँ पे कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और उसको फिर आप उसको ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जितने भी टेस्ट है ना बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब बस मुझे इसको रन करना है। तो रन करने का तरीका यही है, kubectl आपको करना पड़ेगा अप्लाई, फिर -f के बाद आप, अगर आप फोल्डर है डायरेक्ट फोल्डर का नाम दे सकते हो वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस में डायरेक्ट दे देता हूँ। और बस मुझे इसको एंटर करना है, और जो भी होगा रिज़ल्ट उसका यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए इसने सब चीज़ क्रिएट करके अपने आप ही सब चीज़ चला दिया है। अब kubectl गेट पार्ट्स, देखते हैं इसका क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे देखूँगा मेरा वर्डप्रेस, ये देखिए ये दो हमने कहा था, तो दो कंटेनर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में ये है, तो मैं ऐसे करता हूँ इसको -n डिफ़ॉल्ट ये कर देता हूँ, तो सिर्फ यही सब दिखाई देंगे। तो एक MySQL के नाम से बन रहा है और वर्डप्रेस के नाम से दो बन रहा है, ठीक है। तो ये दो रनिंग हो गया, मतलब मेरा वर्डप्रेस वाला जो है ना ये चल गया है। MySQL वाला पेंडिंग दिखा रहा है, वो इसलिए पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम क्लेम है ही नहीं ना। तो ये इस तरीके से आपका चलेगा, आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे चलता है, और एक फाइल को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो लिंटर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये जो पीले कलर का दिख रहा है ना, ये सिर्फ आपको ये वार्निंग दे रहा है कि आपका जो रिसोर्स है ना, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो चाहो तो। और अगर लाल कलर में है तो आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा, और स्पेलिंग का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग बहुत मीन करते हैं। जैसे आप कभी भी ऐसा बना रहे हो ना आप, तो आप ये चाहो ये करो कि इसको एक विजार्ड के थ्रू ले लो, उसमें क्या अपने आप ही सब चीज़ होता है, बस उसमें आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं। उसके बाद आप जब ये टेस्ट चलाएगा ड्राई रन, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता देंगे, और उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ ना, एक बार अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ, और वहाँ पे चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे था, मेरे वर्कलोड के अंदर मैं जाऊँगा डिप्लॉयमेंट्स में, और डिप्लॉयमेंट में देखूँगा मेरे क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे वर्डप्रेस दिख रहा है मुझे डिप्लॉयमेंट, ये वर्डप्रेस के अंदर दो हैं, ये वर्डप्रेस तो मेरे चल गए हैं, ठीक है। बाकी स्टेटफुल में मेरा डेटाबेस होना चाहिए था, ये भी इन प्रोग्रेस बता रहा है। इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए लाल कलर में आ गया ना ये, तो ये एरर के निशानी लाल कलर में अगर आ रहा है तो यहाँ पे इसके हम रिसेंट इवेंट देख सकते हैं। सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है एक्चुअली में, कि कोड में क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, मैच लेबल्स बोल रहा है, ठीक है। मैच लेबल्स MySQL है,
ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेटाडेटा वर्डप्रेस पीवी बोल रहा है, रिटेन, लेकिन यहाँ पे कोई लेबल नहीं है। ठीक है, ये लेबल नहीं है और यहाँ पे भी लेबल नहीं है, इसलिए ये माउंट हो गया है जो मुझे समझ आ रहा है। तो या तो मैं वहाँ पे लेबल डाल दूँ या लेबल हटा दूँ, ये दो सॉल्यूशन मुझे दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो या मैं इसको लेबल को पूरा हटा देता हूँ तो शायद ये हो जाए। एक बार करके देखते हैं, या सिंपल सॉल्यूशन है। फिर से मैं अप्लाई करूँगा पूरे चेंजेस को। ठीक है, अब जो भी चेंजेस है ना ये उसमें अप्लाई हो जाएगा, चेंजेस वहाँ पे बन जाएंगे और वहाँ दिख जाएगा कि ये देखिए अभी परसेंट वॉल्यूम क्लेम इज़ इनवैलिड। अच्छा, वहाँ पे ऑलरेडी होगा शायद, इसलिए ऐसा है। ठीक है, एक बार इसको कंट्रोल Z करके देखते हैं। ये ठीक है, मैच लेबल्स ऐप MySQL है। ठीक है, इसका हम ये कर सकते हैं कि लेबल को अगर मैच कराएं तो मैच करा के देखते हैं क्या कहता है। MySQL PV मेटा डेटा के अंदर आपका लेबल्स जाएगा, लेबल्स। ठीक है, लेबल्स के अंदर मैं लिखता हूँ ऐप। ठीक है, अच्छा ऐप के अंदर मुझे ऐप लिखना था, ऐप के अंदर मुझे उसका देना था, वो होगा MySQL ऐसा कुछ होना था। तो ये मैं सेव कर दिया इसको, कंट्रोल S। एक बार फिर चला के देखते हैं क्या कहता है। अभी हमने कुछ चेंजेस किए हैं इसके अंदर। ये मुझे लेबल का इशू लग रहा है जो भी है। ये देखिए, अब जैसे लेबल मैंने डाला ना, ये देखिए पूरा सक्सेस हो गया, कहीं पे भी कोई एरर नहीं आया है। ये अनचेंज्ड बोल रहा है, ये MySQL PVC अनचेंज्ड। और एक बार देखते हैं वहाँ पे, यहाँ से देखते हैं क्यूब CTL गेट PV देख लेते हैं और PVC दोनों देख लेते हैं। तो इस बार तो ये बाउंड हो गया, ये देखिए बाउंड हो गया। और उस PVC को भी देख लेते हैं, PVC भी हो गया आई थिंक। ये देखिए ये भी बाउंड दिखा रहा है और ये भी बाउंड दिखा रहा है, मतलब मेरा चल गया एप्लीकेशन। एक बार ग्राफिकल में चेक कर लेते हैं, ग्राफिकल में क्या कह रहा है। ये मैं गया वर्कलोड पे, मुझे जाना था स्टेटफुल पे। ये देखिए अभी एक्टिव आ गया, तो वो लेबल का इशू था यहाँ पे, ये मुझे दिख गया था ये। अब एक चीज़ और रहता है इसका कि मैं डिप्लॉयमेंट्स में जाता हूँ और डिप्लॉयमेंट में वर्डप्रेस है, मैं यहाँ से मैं सिर्फ चाहता हूँ मैं सिर्फ डिफ़ॉल्ट दिखाओ, तो ये सिर्फ डिफ़ॉल्ट को ही दिखाएगा। ये डिफ़ॉल्ट में आ गया। ठीक है, वर्डप्रेस पे मैं गया, यहाँ पे मेरा सर्विस वगैरह है, ये सर्विस है इसका किस पोर्ट पे 3007 पोर्ट पे है और ये नोड पोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसको चलाऊँ तो क्या कहता है ये देखिए वर्डप्रेस चल गया मेरा। अब बस मैं इसको सेट कर दूंगा, जो भी मुझे सेटिंग करनी है कंटिन्यू कर दूंगा, पासवर्ड वगैरह अपने आप से सेट कर दूंगा। इसको लिख दूंगा माई वेब साइट, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड ठीक है, पासवर्ड ये रहने देते हैं, ईमेल की ज़रूरत नहीं। इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस करते हैं, अब डेटाबेस चल रहा होगा, यू मस्ट प्रोवाइड एन ईमेल। अच्छा ईमेल देना जरूरी है, तो मीन ठीक है ऐसा कुछ डाल देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं इसको। ये देखिए लॉगिन, लेकिन पासवर्ड तो मैंने कॉपी किया ही ना, तो ये एडमिन डालना पड़ेगा और वहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड मेरा वहाँ पे गलत हो गया है। तो इस तरीके से आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी हमने यहाँ से भी चेक कर लिया था। अब इसके अगर रिसेंट इवेंट्स देखूँ ना, तो स्केलिंग रेप्लिका सेट बोल रहा है, ये काफ़ी सारा चीज़ ये यहाँ पे बताया है। ये डिप्लॉयमेंट था मेरा। तो अभी आपको समझ आ गया कि स्टेटफुल सेट में हमने जो डेटाबेस है उसको डाला था हमने। ठीक है, इसका स्टेट हमेशा बने रहेगा, इसलिए जो डिप्लॉयमेंट था मेरा उसको हमने यहाँ पे डाला है और हमारा वेब पेज भी खुलने लगा बाहर से। ये है नोटपोड का कमाल। आप सब इस डिस्कवरी के अंदर जाके देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये देखिए ये बनाया हुआ है इसने। इसको मैं एडिट करूँगा, एडिट कन्फिग, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि सर्विस जो पोर्ट है देखिए 8080 और 3007 में नोड पोर्ट डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो मेरा नोड है, अब मेरा जो नोड कौन सा नोड है, जो मेरा नोड है यहाँ पे होस्ट है, उसमें 3007 पोर्ट को ओपन कर दिया। तो इस तरीके से हम एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन हम कोड के थ्रू डालते हैं। तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें, एक बार उसको कोड को लिखना, फिर उसको समझना और उसको अच्छे से करना। बाकी अगर यही चीज़ मैं अगर
यहाँ से करता तो बहुत जल्दी और आराम से हो जाता। तो बस यही डिफरेंस है आपका GUI में और CLI में। बाकी CLI इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कैलकुलेटर में अगर ऑटोमेशन करना पड़े इसको, तो फिर आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी, कोड से ही काम होगा पूरा। आप उसको टाइम पे आपको GUI नहीं मिलेगा अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो। जैसे आप चाहते हो ना कि CI/CD पाइपलाइन लिखें अपने डेवलपर के लिए, तो ये तो वर्डप्रेस था तो इसका ऑलरेडी आपको मिल गया ना, इमेज तो आपको मिल गया। नहीं तो कल के डेट में आपको पूरा का पूरा इमेज लिखना पड़ेगा डॉकर के लिए। तो डॉकर का इमेज पहले लोगे, उसको फिर अपलोड करोगे आपके जो प्राइवेट रजिस्ट्री है वहाँ पे, फिर उसका पाथ देके इसको यहाँ पे कुबरनेटिस में डिप्लॉय करोगे वही पाइपलाइन के थ्रू। तो वो भी हम करेंगे अपने CI/CD के क्लासेस में, वो भी आने वाला है। तो इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। और देख लेते हैं कुछ है तो हमारा जो नेक्स्ट जो क्लास होगा ना, अब हम क्लाउड की तरफ जाएंगे और ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, CI/CD की तरफ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, अभी भी काफ़ी सारे चीज़ के अंदर अभी भी बाकी हैं, ठीक है। लेकिन वो जो बाकी वाला चीज़ है ना, अगर मैं इसको CI/CD और क्लाउड के थ्रू करूँगा तो आपको और अच्छा लगेगा और अच्छा समझ आएगा। देखो आज के टाइम में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो ऑलमोस्ट क्लाउड पे चले गए हैं, और जो ऑटोमेशन है कुबरनेटिस है क्लाउड पे बहुत अच्छे से चलता है, और वहीं पे ऑटोमेशन भी चलता है अच्छे से, ठीक है। तो आने वाले क्लासेस में हम क्या करेंगे, क्लाउड स्टार्ट करेंगे। क्लाउड के साथ साथ बीच बीच में जहाँ पे भी हमें CI/CD करना है, ऑटोमेशन करना है, कुबरनेटिस के थ्रू डिप्लॉयमेंट करना है, वो सब हम वहीं पे सीखेंगे, ठीक है। तो इसका और एडवांस वर्जन आगे आएगा, और उसी तरीके से हम आगे अपने कोर्सेज़ को बनाएं। क्योंकि आज के टाइम पे जो हमने पीछे जो सीखा है सिर्फ वो बेस है। हमने विंडोज़ सीखा, हमने लाइनक्स सीखा, कमांड्स वगैरह सीखे, डेटाबेस का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया, तो वो सिर्फ आपको सिर्फ एक नॉलेज देने के लिए था। अभी जो है, अब जो रियल जो आज के डेट में जो चल रहा है ना, जो प्रोडक्शन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, अब हम एक्चुअली में वो पढ़ने वाले हैं। तो आप प्लीज़ मेरे जो क्लासेस हैं उसको मिस मत करना, क्योंकि आगे का जो भी हम करने वाले हैं वो बिल्कुल आज के टाइम का है और उसको हम सीखेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगा एक प्राइवेट क्लाउड से, उसके बाद हम पब्लिक क्लाउड्स पे जाएंगे और उस पर पूरा ऑटोमेशन, CI/CD और ऐप डेवलपमेंट, एक इमेज कैसे बनाना है, डॉकर के इमेज कैसे बनाना है, वो सब हम वहाँ पे और अच्छे से करेंगे। तो वो जो क्लासेस हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।